नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार, तिथि अष्टमी और आप सभी को आज 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं आज की 25 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज 77वें गणतंत्र दिवस 2026 का आयोजन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में भव्य रूप से किया जाएगा। इस वर्ष की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन मुख्य अतिथि होंगे। परेड में तीनों सेनाओं की झांकियां, राज्यों की सांस्कृतिक झलकियां और लगभग 2500 कलाकार भाग लेंगे। समारोह में वैज्ञानिक, किसान, खिलाड़ी और महिला उद्यमी सहित करीब 10,000 विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर महीने समय पर किराया देने के बावजूद लाखों लोगों का क्रेडिट स्कोर नहीं बन पाता, क्योंकि अभी तक बैंक और क्रेडिट ब्यूरो किराया भुगतान को क्रेडिट हिस्ट्री में शामिल नहीं करते। इसी समस्या को देखते हुए बजट 2026 में यह प्रस्ताव सामने आया है कि डिजिटल माध्यम से किए गए रेंट पेमेंट को क्रेडिट स्कोर से जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो बिना लोन या क्रेडिट कार्ड के भी लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री बन सकेगी। इससे किराएदारों को भविष्य में लोन और क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के वैज्ञानिकों ने भविष्य की तकनीक बदल देने वाला एक पतला और लचीला फाइबर चिप विकसित किया है, जो पारंपरिक सख्त सेमीकंडक्टर की जगह धागों की तरह कपड़ों में बुना जा सकता है और उस पर कंप्यूटर स्तर की प्रोसेसिंग कर सकता है। यह चिप इंसान के बाल जितना पतला है, मशीन धुलाई, मुड़ने और भारी दबाव सह सकता है और हर सेंटीमीटर में लगभग 1 लाख ट्रांजिस्टर होता है, जो कंप्यूटर के सीपीयू के बराबर क्षमता देता है। इससे स्मार्ट कपड़ों में वीडियो, मैप्स या हेल्थ डेटा सीधे आस्तीन पर दिखाई दे सकते हैं और भविष्य में पहनने योग्य कंप्यूटर और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे अनुप्रयोग संभव होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8वें पे कमीशन को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के दौरान महंगाई भत्ता डीए अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ा है और नए आयोग के लागू होने तक यह करीब 70% तक पहुंच सकता है। वेतन आयोग लागू होने पर आमतौर पर डीए को शून्य कर उसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है और नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। इसका असर यह होता है कि कर्मचारियों के मूल वेतन और कुल सैलरी में अच्छा इजाफा दिखता है। विशेषज्ञों के अनुसार डीए के ऊंचे स्तर पर पहुंचने से 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को ज्यादा मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने दावा किया है कि जब अमेरिकी सेना ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था, तब अमेरिकी बलों ने उन्हें और उनके सहयोगियों को 15 मिनट में अपनी शर्तें मानने या मृत्यु का सामना करने की धमकी दी थी। उनके अनुसार अमेरिकी फोर्स ने कहा कि अगर वे उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए उन्हें दबाव में शर्तें माननी पड़ी। रोड्रिगेज ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानून का उल्लंघन बताया और इस बयान से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच के तनाव और गहरा हुआ दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस से लगभग 48 घंटे पहले 23 जनवरी रात करीब 9:50 बजे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर एक धमाका हुआ, जब एक मालगाड़ी उसी रूट से गुजर रही थी। धमाके से रेलवे ट्रैक का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और लोको पायलट को मामूली चोटें आईं, जबकि मालगाड़ी का इंजन और ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद रेलवे, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और जांच जारी है, जिसमें यह देखना शामिल है कि यह आपराधिक गतिविधि या साजिश थी या नहीं। पुलिस ने अनजान व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 100% टैरिफ लगाने की खुली चेतावनी दी है, अगर वह चीन के साथ संभावित व्यापार समझौता आगे बढ़ाता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर कनाडा चीन के उत्पादों को अमेरिका तक पहुंचने का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बनाता है या चीन के साथ नई ट्रेड डील करता है, तो अमेरिका कनाडाई माल पर तुरंत 100% आयात शुल्क लगा देगा, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था और व्यापार को बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को गवर्नर कार्नी कहते हुए चेतावनी दी कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा। ट्रंप की यह प्रतिक्रिया चीन कनाडा संबंधों के बढ़ने पर उठे इसके संभावित प्रभावों को लेकर आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक हफ्ते में बुजुर्गों से करीब 22 करोड़ रुपए की ठगी ने गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। स्कैमर खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य एजेंसियों का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर डराते हैं और खाते फ्रीज या गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। इन ठगों तक पहुंचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वे फर्जी सिम, वीपीएन, इंटरनेशनल सर्वर म्यूल अकाउंट और क्रिप्टो या कई लेयर के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ठगी का नेटवर्क कई राज्यों और देशों में फैला होता है,
जिससे जांच एजेंसियों को ट्रैकिंग में समय और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट 2026 से पहले वेतनभोगी करदाताओं को स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की उम्मीद है ताकि टैक्स बोझ कम हो और उनकी क्रय शक्ति बढ़े। वर्तमान में यह कटौती पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 रुपए और नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपए है, लेकिन मध्यम वर्ग और टैक्स एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि इसे 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। इससे वेतनभोगियों की टैक्स योग्य आय कम होगी और अधिक पैसा उनके हाथ में बचेगा, जिससे महंगाई और खर्चों के दबाव को कुछ राहत मिलेगी। यह कदम खासकर मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के कारण तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। बोलीमैन मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और हवा की वजह से फील लाइक तापमान भी इसी के आसपास महसूस होता है, जिससे ठंड और तीव्र लग रही है। पारा 0 डिग्री के काफी नजदीक उतरने के अवसर हैं और सुबह सुबह घना कोहरा व तेज हवाएं मौसम को और अधिक ठंडा बना रही हैं। आईएमडी ने कुछ दिनों तक शीतलहर और ठंड के साथ कोहरे का अलर्ट जारी किया है, इसलिए बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा के सेक्टर 150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी भरे गड्ढे में गिरने से मौत का मामला अब जांच के मुख्य फैसले के पास पहुंच गया है। नोएडा प्राधिकरण ने इस घटना पर करीब 60 पेज की रिपोर्ट विशेष जांच टीम को सौंप दी है, जिसमें 7 मुख्य बिंदुओं का उल्लेख है, लेकिन एसआईटी ने कई रिपोर्टों को अस्वीकार भी किया है और अधिकारियों तथा चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। जांच में प्रशासन, पुलिस और बिल्डरों के जिम्मेदारियों की गहन समीक्षा हो रही है और कुछ पर एफआईआर व गिरफ्तारी भी हो चुकी है। परिवार और जनमानस प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं और अब आगे की कार्रवाई और सजा की दिशा पर निर्णय सामने आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रोकली की खेती एक लाभदायक व्यवसाय बनती जा रही है, क्योंकि यह सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली पौष्टिक सब्जी है जिसकी मांग शहरों में बढ़ रही है। ब्रोकली के लिए ठंडी जलवायु और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होते हैं और मिट्टी की पीएच लगभग 6 से 6.8 होनी चाहिए, जिससे पौधा बेहतर विकसित होता है। खेती में सबसे पहले भूमि तैयार कर अच्छी खाद मिलानी चाहिए, फिर बीज को नर्सरी में बोकर पौधे तैयार करना होता है। 25 से 30 दिनों बाद पौधों को खेत में प्रतिरोपित कर उचित सिंचाई, निराई गुड़ाई और उर्वरक देना आवश्यक है। 65 से 90 दिनों में फसल तैयार हो जाती है और ब्रोकली के उत्पादन से किसान अच्छे मुनाफे की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि बाजार में इसकी मांग व मूल्य स्थिर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हाल ही में कहा है कि न्यायाधीशों का तबादला सरकार का फैसला नहीं हो सकता और अगर यह सरकारी अनुरोध पर हो रहा है तो वह संवैधानिक रूप से गलत है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर चिंता जताई कि कुछ कॉलेजियम बैठकों में यह दर्ज किया गया कि किसी हाई कोर्ट जज का तबादला केंद्र सरकार की मांग पर किया गया, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की भावना के खिलाफ माना जाता है। भुइयां के अनुसार जजों के ट्रांसफर और पोस्टिंग न्यायपालिका के आंतरिक मामलों में आते हैं और सरकार को इसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह संविधान में दी गई न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो सहयोगियों के बारे में दिए गए एक बयान ने यूरोप में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दावोस में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान युद्ध में नाटो देशों के सैनिक मोर्चे से थोड़े पीछे रहे और अमेरिका को उनसे खास सहायता नहीं मिली। साथ ही यह भी कहा कि अगर अमेरिका मदद मांगे तो नाटो शायद सामने नहीं आएगा। इस टिप्पणी पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे अपमानजनक और बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि इससे उन परिवारों को दुख पहुंचा जिन्होंने अपने सैनिकों को खोया। अफगानिस्तान में ब्रिटिश और अन्य नाटो सैनिकों ने अमेरिका के साथ मिलकर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, जिसमें सैकड़ों की जानें गई थीं। आलोचना के बाद ट्रंप ने कुछ हद तक यू टर्न लेते हुए ब्रिटिश सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की, लेकिन यह विवाद ट्रंप के नाटो और यूरोपीय सहयोगियों के साथ तनाव की ओर संकेत करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शकील अहमद ने एक पॉडकास्ट और मीडिया बयान में तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने उन्हें डरपोक और असुरक्षित नेता बताया है और कहा है कि राहुल गांधी पार्टी में केवल उन नेताओं को आगे बढ़ाते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, जबकि वरिष्ठ और जमीनी नेताओं के साथ उनका काम करना कठिन होता है। अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम मात्र के हैं और असली नियंत्रण राहुल गांधी के हाथ में है, जिससे पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष और नेतृत्व संकट के संकेत मिल रहे हैं। इस बयान के बाद भाजपा ने भी राहुल गांधी की नेतृत्व शैली पर हमला तेज कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग 18 साल चली बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता का आधिकारिक ऐलान 27 जनवरी 2026 को होने की संभावना है, जो कि गणतंत्र दिवस के पास होगा और इसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
इस समझौते के तहत दोनों पक्ष कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी या टैरिफ में कटौती करेंगे, जिससे व्यापार की लागत कम होगी और भारत के वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फार्मा और जूते आदि निर्यातकों को नया बाजार मिलेगा, जबकि यूरोपीय कारों और वाइन पर भी ड्यूटी घट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर सकती है। इससे दो तरफा व्यापार में वृद्धि और आर्थिक साझेदारी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पार्टी नेतृत्व को लेकर गंभीर आलोचना की है और कहा है कि मुस्लिम नेतृत्व को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे पार्टी में कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है। अल्वी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच बड़ी मुश्किल है और किसी भी नेता को अपनी बात रखने के लिए उचित मंच नहीं मिलता, जिससे संगठन कमजोर दिखता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज करना जारी रहा तो देश में ओवैसी जैसे नेता पैदा हो सकते हैं, जो कांग्रेस के वोट बैंक और समावेशिता को प्रभावित कर सकते हैं। इस टिप्पणी से पार्टी के भीतर नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक असंतोष का मुद्दा उभर कर सामने आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को दिल्ली एनसीआर का मौसम कम ज्यादा ठंड और बदलते हालात के बीच रहेगा। सुबह कोहरा और ठंडी हवाओं के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है और तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे ठंड का एहसास रहेगा। बारिश की हल्की मध्यम संभावना भी बनी है और बादल छाए रहने के संकेत हैं। हालांकि परेड के समय मौसम पूरी तरह खराब होने की संभावना कम बताई जा रही है। न्यूनतम तापमान लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और दिन में तापमान लगभग 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में शीतलहर, बारिश और बर्फबारी का IMD अलर्ट जारी रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2026 के मुंबई BMC चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। AIMIM ने मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूत प्रदर्शन करते हुए लगभग 8 सीटें जीतीं, जबकि सपा केवल 2 सीटों तक सीमित रह गई, जिससे यह संकेत मिला कि मुस्लिम वोट बैंक में अब ओवैसी की पार्टी की पकड़ बढ़ रही है और सपा की पारंपरिक पकड़ कमजोर हो गई है। इस परिणाम ने महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में AIMIM को एक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में उभारा है और आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने की संभावना जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर कुल 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले प्रतिभाशाली लोगों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री जैसे सम्मान मिल रहे हैं। साथ ही हरमनप्रीत कौर, अलका याज्ञिक, ममूटी जैसे कई नामचीन हस्तियों को भी पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान कला, खेल, सार्वजनिक सेवा, सामाजिक कार्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनीर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस में भाग लेने के दौरान एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्हें अपने ब्लेजर के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने दिखाया जा रहा है। यह क्लिप पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया पर साझा किया था और वह खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के विदेश मंत्री के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जैकेट के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर जमकर ट्रोलिंग और अटकलें लगाई हैं, कहकर कि उन्होंने स्विट्जरलैंड जैसे सुरक्षित देश में भी सुरक्षा कवच पहन रखा है। इस वायरल वीडियो पर नेटिजन ने कई मजाकिया टिप्पणियां भी की हैं और यह खूब चर्चा में बना हुआ है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।